दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का एग्री स्टडी 92 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एग्रीकल्चर से संबंधित 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो हमारी आने वाली एजीटी की परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, ऊसर भूमियों के लिए उपयुक्त वृक्ष है। ऊसर भूमियों के लिए उपयुक्त वृक्ष कौन सा है? शीशम, करंज, अर्जुन, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। शीशम, करंज, अर्जुन ये सभी ऊसर भूमियों के लिए उपयुक्त वृक्ष हैं। अगला प्रश्न है, ब्लॉक प्लाटिंग के लिए उपयोगी वृक्ष है। पॉपुलर, सीरस, सुबबुल, सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ब्लॉक प्लाटिंग के लिए पॉपुलर, शीशम या सुबबुल इनका सभी का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है, वृक्षों अथवा झाड़ियों की लाइनों के बीच सकरी गालियों में उगाई जाने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? वृक्षों या झाड़ियों की दो पंक्तियों के बीच में जब हम फील्ड क्रॉप लगाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? अरेबल क्रॉप, एनर्जी क्रॉप, फाउलिंग क्रॉप, एले क्रॉप। तो इसे बोलते हैं एले क्रॉप्स। जब वृक्षों या झाड़ियों की दो लाइनों के बीच में हम जो सकरी गलियां जो होते हैं उनमें जब फील्ड क्रॉप लगाते हैं या फसलें लगाते हैं उन्हें एले क्रॉप बोलते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसी फसलें जो हरी अवस्था में काटकर पशुओं को खिलाने के उद्देश्य से उगाई जाती हैं कहलाती हैं। ऐसी फसलें जिनको हम हरी अवस्था में काटकर पशुओं को खिलाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? अरेबल क्रॉप्स, सॉइलिंग क्रॉप्स, एनर्जी क्रॉप्स, एले क्रॉप्स। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सॉइलिंग क्रॉप बोलते हैं जिनको हरी अवस्था में काटकर पशुओं को खिलाते हैं। एले क्रॉप्स का मतलब है दूर दूर उगाई हुई दो पंक्तियों के बीच में जो पेड़ पौधों की पंक्तियां होती हैं उनमें जब हम फसलें लेते हैं तो एले क्रॉपिंग होती है। अगला प्रश्न है, फसलें जो तेजी से बढ़कर घनी पत्तियों द्वारा छाया के माध्यम से खरपतवारों को दबा देती हैं कहलाती हैं। वे फसलें कौन से जो तेजी से बढ़ेंगी और पत्तियों द्वारा छाया करके या खरपतवारों को दबा देती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? स्मोदर क्रॉप या एले क्रॉप, एनर्जी क्रॉप, ले क्रॉप। तो उन्हें बोलते हैं ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। स्मोदर क्रॉप बोलते हैं। जो फसलें तेजी से बढ़ेंगी वो खरपतवारों को दाब देंगी या ग्रोथ को प्रभावित करेंगी, स्मोदर क्रॉप कहलाएंगी। अगला प्रश्न है, फसलें जो कीटों, व्याधियों या रोगकारी जीवों को आकर्षित कर मुख्य फसल को हानि से बचाती हैं कहलाती हैं। फसलें जो होती हैं क्या वे फसलें जो कीटों, व्याधियों, रोगकारी जीवों, पैथोजन को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती हैं लेकिन मुख्य जो फसल होती है हमारी उसको बचा लेती हैं, उसे क्या बोलते हैं? स्मोदर, ट्रैप क्रॉप, कंट्रोल क्रॉप, इनमें से कोई नहीं। तो उन्हें बोलते हैं ट्रैप क्रॉप। ये फसलें जो होती हैं चारों तरफ लगाई जाती हैं फसलों के, जैसे गन्ने के चारों तरफ अरंडी लगा देना। तो क्या होते हैं, कीट जो होते हैं, इंसेक्ट, पैथोजन, ये सभी जो है इन फसलों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं और हमारी जो मेन क्रॉप है वो बच जाती है। इसे बोलते हैं ट्रैप क्रॉप। अगला प्रश्न है, फ्लेक्स, हेम्प और सीसल फसलें हैं, रेशे वाली हैं, हरी खाद वाली हैं, सब्जी या मसाले वाली। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर है। फ्लेक्स, हेम्प और सीसल जो है रेशे वाली फसलें हैं। अगला प्रश्न है, समस्याग्रस्त क्षेत्रों में विशेष परिस्थिति में उगाई जाने वाली फसलें कहलाती हैं। समस्याग्रस्त क्षेत्रों में विशेष परिस्थिति में उगाई जाने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? सूचक, निर्वाहक, शोषक, स्पेशल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वे फसलें जो समस्याग्रस्त क्षेत्रों में विशेष परिस्थितियों में उगाई जाती हैं उन्हें बोलते हैं निर्वाहक। अगला प्रश्न है, सभी दलहनी फसलें उत्पादन के साथ साथ भूमि का सुधार करती हैं कहलाती हैं। वे सभी दलहनी फसलें जो उत्पादन के साथ साथ भूमि का सुधार करती हैं क्या कहलाती हैं? एनर्जी फसलें, स्मोदर फसलें, पुनरुद्धारक या नर्स फसलें। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। सभी दलहनी फसलें जो हैं उत्पादन के साथ साथ जो मृदा की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी होती है उसको सुधारती हैं, उन्हें पुनरुद्धारक क्रॉप बोलते हैं। अगला प्रश्न है, अम्लीय भूमियों हेतु उपयुक्त फसलें। अम्लीय भूमि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कौन सी फसलें हैं? गेहूं, धान, मक्का, गन्ना, बकहीट, राई, अरहर, मूंग। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जो बकव्हीट एवं राई होता है वो अधिक अम्लीय भूमियों में उगाई जा सकती है आसानी से। अगला प्रश्न है, प्रतिकूल स्थिति के कारण मुख्य फसल नष्ट हो जाने के कारण उसकी क्षतिपूर्ति हेतु तो अल्पकाल में बोई गई फसल को क्या कहते हैं?
जब विभिन्न परिस्थितियों के कारण जो हमारी जो फसल है नष्ट हो जाती है, तो उसके स्थान पर क्या होता है कि हम कम समय में तैयार होने वाली फसल बो देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, कैच क्रॉप बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। प्रतिकूल स्थिति के कारण मुख्य फसल नष्ट हो जाने के कारण उसकी क्षतिपूर्ति के लिए हम कम समय में तैयार होने वाली जो फसल लगा देते हैं उसके स्थान पर, उसे कैच क्रॉप बोलते हैं। अगला प्रश्न है, लाभकारी अंतः फसली यानी इंटरक्रॉपिंग खेती के लिए भूमि तुल्यांक अनुपात लैंड इक्विवेलेंट रेशियो होना चाहिए। लाभकारी इंटरक्रॉपिंग के लिए जो लैंड इक्विवेलेंट रेशियो होता है वो हमेशा 1 से अधिक होता है। अगला प्रश्न है, 2 या 2 से अधिक फसलों का बीज मिलाकर बोने की पद्धति जिसमें फसलों की पंक्तियों का अनुपात निश्चित नहीं होता कहलाता है। 2 या 2 से अधिक फसलों का बीज मिलाकर बोने की पद्धति जिसमें फसलों की पंक्तियों का अनुपात निश्चित नहीं होता है, उसे क्या बोलते हैं, मिश्रित अंतः फसली पैराक्रॉपिंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 2 या 2 से अधिक फसलों का बीज मिलाकर बोने को मिश्रित खेती बोलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जब 2 या 2 से अधिक फसलें जब निश्चित अनुपात में अलग अलग पंक्तियों में बोई जाती है तो यह पद्धति कहलाती है। जब 2 या 2 से अधिक फसलें एक निश्चित पंक्ति में अलग अलग बोई जाती हैं तो इसे बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग यानी अंतः फसली खेती। जब हम बीजों को मिक्स करके खेती करते हैं तो है मिश्रित खेती। जब हम 2 या 2 से अधिक फसलों को पंक्तियों के रूप में बोते हैं तो वो इंटरक्रॉप यानी अंतः फसली खेती कहलाती है। इसका राइट ऑप्शन है बी। यानी अगला प्रश्न देखेंगे अब, मिश्रित खेती का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। मिश्रित खेती का मुख्य उद्देश्य अधिक आय प्राप्त करना, अधिक उत्पादन, मृदा सुधार या प्रतिकूल परिस्थितियों से उत्पन्न जोखिम कम करना। पुराने टाइम में जो है अधिकतर जो है मिश्रित खेती अपनाई जाती थी, क्योंकि उस समय केमिकल मैनेजमेंट या जो फर्टिलिटी सॉइल की या अदर जो इंसेक्ट पेस्ट होते हैं उनका मैनेजमेंट नहीं कर पाते थे, इसलिए वह मिश्रित खेती अपनाते थे। प्रतिकूल परिस्थितियों से उत्पन्न जो जोखिम होते हैं उनको कम करने के लिए, यानी हम जब 4-5 फसलें मिक्स कर बोएंगे तो 1-2 फसलें बच जाएंगी, यही मिश्रित खेती का मुख्य उद्देश्य होता था। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। प्रतिकूल परिस्थितियों से उत्पन्न जोखिम कम करने का उद्देश्य जो होता है मिश्रित खेती का। अगला प्रश्न है, 2 फसलों को साथ उगाने पर दोनों फसलों की अलग अलग उपज। जब 2 फसलों को साथ में उगाएं तो दोनों फसलों की अलग अलग उपज, दोनों फसलों को हम शुद्ध रूप में यानी अलग अलग उगाएं तो उनकी अपेक्षा अधिक प्राप्त होती है, तो उसे क्या बोल देंगे, साइनर्जेटिक खेती। जब हम ऐसी 2 फसलें लें जिनको जब हम एक साथ उगाएं तो उनका अलग अलग उपज जो है अधिक हो, जब हम अलग अलग उगाएं उनकी अपेक्षा, तो उन्हें बोलेंगे साइनर्जेटिक खेती। जब हम एक साथ 2 फसलों को उगाएं तो उनका जो उत्पादन होता है उनके शुद्ध उत्पादन से ज़्यादा होता है, उसे साइनर्जेटिक क्रॉपिंग बोलते हैं। अगला प्रश्न है, जुताई की संख्या जो किसी फसल से अधिकतम शुद्ध लाभ प्राप्त करने में सहायक है कहलाती है। जुताई की संख्या जो किसी फसल से अधिकतम शुद्ध लाभ प्राप्त करने में सहायक है वो कहलाती है शून्य भू परिष्करण। अगला प्रश्न देखेंगे, धान की बुआई से पूर्व खेतों में पडलिंग की क्रिया का उद्देश्य। धान की बुआई से पूर्व खेतों में पडलिंग यानी पटेला सरावन क्यों लगाते हैं। ऑप्शन नंबर ए, पौध लगाते समय न्यूनतम क्षति हो, खरपतवार नियंत्रण या उदलयन द्वारा पानी की क्षति को कम करना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। जब धान की बुआई करते हैं तो उसमें पडलिंग करते हैं, उसका मुख्य उद्देश्य सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। पौध लगाते समय न्यूनतम क्षति हो, खरपतवार नियंत्रण भी हो जाते हैं, उदलयन द्वारा पानी की क्षति को कम करना यानी लीचिंग नहीं होती है अधिक। अगला प्रश्न है, मृदा एवं नमी संरक्षण के उद्देश्य से जब पहले फसल के 30% या इससे अधिक अवशेषों को खेत में छोड़कर भू परिष्करण क्रियाएं की जाती हैं, ऐसा भू परिष्करण कहलाता है। मृदा एवं नमी संरक्षण के उद्देश्य से जब हम क्या करते हैं, फसल के अवशेषों को लगभग 30% छोड़ देते हैं और बाद में भू परिष्करण क्रिया करते हैं तो उसे बोलेंगे कंजर्वेशन टीलेज। कंजर्वेशन टीलेज का मुख्य उद्देश्य होता है सॉइल एंड मॉइस्चर को संरक्षित रखना। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न्यूनतम भू परिष्करण का उद्देश्य है। मिनिमम टीलेज का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लागत कम करना या भू संरचना को खराब होने से बचाना, मृदा अपरदन को कम करना या सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सभी। जो मिनिमम टीलेज होता है लागत को भी कम करेगा, भूमि संरचना को खराब होने से बचाता है और
सॉइल इरोजन यानी मृदा अपरदन को कम करता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा न्यूनतम भू परिष्करण का अतिरूप है? एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ मिनिमम टिलेज क्या है? अतिगम भू परिष्करण या इष्टतम भू परिष्करण, कंजर्वेशन भू परिष्करण या शून्य भू परिष्करण? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा शून्य भू परिष्करण। न्यूनतम भू परिष्करण का जो अतिरूप यानी एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ मिनिमम टिलेज होता है वो शून्य टिलेज या शून्य भू परिष्करण कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस फसल के भू परिष्करण में खरपतवारों के नियंत्रण हेतु खरपतवार नाशी प्रयोग आवश्यक हो जाता है? जब हम कौन सा टिलेज अपनाएंगे तो उसमें जो केमिकल कंट्रोल होता है वीड का वो आवश्यक हो जाता है। न्यूनतम में अधिकतम, शून्य, स्टेबल। जब हम शून्य भू परिष्करण करते हैं तो उसमें वीड मैनेजमेंट के लिए, खरपतवार नियंत्रण के लिए खरपतवार नाशी का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्ले या मृत्तिका के कणों का आकार होता है? क्ले या मृत्तिका के कणों का आकार होता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, लेस देन 0.002 mm से कम। अगला प्रश्न है, दलहनी पौधा है, ऑप्शन नंबर है फेलिमोलस, ट्राइवोलर्स, स्टाइलोहमाटा, स्टाइलोसेंथस, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4 यानी सभी। दलहनी सभी पौधे हैं, फेलिमोलस, ट्राइवोलस, स्टाइलोहमाटा, स्टाइलोसेंथस। अगला प्रश्न देखेंगे, खरीफ धान की फसल जिसकी बुआई मई जून माह में करते हैं, कटाई सितंबर अक्टूबर माह में करते हैं, कहलाती है? वे धान जिनकी बुआई मई जून में करेंगे वो असराइस कहलाता है। अगला प्रश्न है, रबी धान की फसल जिसकी बुआई जून जुलाई में करते हैं और कटाई नवंबर दिसंबर माह में होती है उसे क्या बोलते हैं? मई जून में जिस धान की बुआई होगी वो असराइस, और जिस धान की बुआई जून जुलाई में होती है उसे बोलते हैं अम्मन या अगहनी राइस। अगला प्रश्न है, बसंत या ग्रीष्म ऋतु की धान की फसल जिसकी बुआई नवंबर दिसंबर माह में करते हैं, कहलाती है? वे धान जिनकी बुआई हम नवंबर दिसंबर माह में करते हैं और कटाई मार्च अप्रैल के साइड में होती है उन्हें बोलेंगे बोरो या दलुआ धान की खेती। अगला प्रश्न है, धान की फसल के लिए उपयुक्त मृदा पीएच मान। धान की फसल के लिए एप्रोप्रिएट सॉइल पीएच क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 5.5 से 6.5 जो मृदा पीएच है वो धान की फसल के लिए अच्छा माना जाता है। अगला प्रश्न है, धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, धान का कटोरा बोलते हैं छत्तीसगढ़ को। अगला प्रश्न है, धान के ऊपर का छिलका जो लोमा व पेलिया का संयुक्त रूप है, कहलाता है? धान के ऊपर का छिलका जो लेमा व पेलिया का संयुक्त रूप है, हल कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धान में बोनेपन के लिए उत्तरदायी जीन है। धान में बोनेपन के लिए उत्तरदायी जीन कौन सा है? ओपेक 2, डीजीवूजेन, नोरिन 10, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, डीजीवूजेन जो है धान में बोनेपन के लिए उत्तरदायी है और नोरिन 10 जो है गेहूं में बोनेपन के लिए उत्तरदायी जीन है। अगला प्रश्न देखेंगे, जीएस खुश किस धान के जनक कहे जाते हैं? जो जीएस खुश है उनको सुपर राइस का जनक बोलते हैं। अगला प्रश्न है, धान की प्रथम उत्परिवर्तित बोनी किस्म यानी फर्स्ट ड्वार्फ म्यूटेंट वैरायटी ऑफ पैडी कौन सी है? सांकेत है, जया है, जगन्नाथ है, TN1 है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, धान की प्रथम उत्परिवर्तित बोनी किस्म जगन्नाथ है। अगला प्रश्न है, धान की निम्न किस्म मिरेकल किस्म कहा जाता है। धान की किस किस्म को मिरेकल किस्म बोलते हैं? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जो धान की जया वैरायटी है उसको मिरेकल किस्म बोलते हैं, और जो फर्स्ट ड्वार्फ म्यूटेंट वैरायटी ऑफ पैडी वो हो जाएगी जगन्नाथ। अगला प्रश्न है, बांस का उत्पादन किस देश में सर्वाधिक होता है? भारत, लंका, चीन, अफ्रीका? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, चीन में बांस का उत्पादन सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न है, राइस ब्रान में अधिकता होती है। जो राइस ब्रान होता है उसमें किसकी अधिकता होती है? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज तत्वों की? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, राइस ब्रान में खनिज तत्वों की अधिकता होती है। अगला प्रश्न है, धान में हलिंग परसेंट कितना होता है? 40 से 50, 50 से 60, 7 से 75, डी है 75 से 80। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 65 से 75%। धान में हलिंग परसेंट 65 से 75% होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।